दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो है ये आपका CTET 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आपका बाल विकास शिक्षण अधिगम का हमारा ये सुपर 30 क्वेश्चन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपका CTET 2020 के लिए सुपर 30 क्वेश्चन नाम से एक सीरीज चलाया जा रहा है और इस सीरीज के अंतर्गत आपका हर सब्जेक्ट से हर विषय से 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। तो दोस्तों उसी के अंतर्गत आपका हमारे ये बाल विकास शिक्षण अधिगम का 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और ये हमारा बाल विकास शिक्षण अधिगम का 5वां क्लास होगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास शिक्षण अधिगम का पहला प्रश्न है आपका, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए संप्रेषक और व्याख्याता की, ऑप्शन बी सुगमकर्ता की, ऑप्शन सी निर्देशक की, ऑप्शन डी तालमेल बैठाने वाले की। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वह एक सुगमकर्ता की होनी चाहिए, अर्थात एक सहायक की होनी चाहिए। इसलिए पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सुगमकर्ता की बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी अंतःदृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता कभी भी ये नहीं होगा कि उनकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो निम्न औसत का हो, अर्थात निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं हो सकती है। इसलिए दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, ऑप्शन बी व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन सी पारिवारिक अपेक्षाएं, ऑप्शन डी अंतर्निहित संभावित दंड। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी अंतर्निहित संभावित दंड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक नैतिक निर्णय लेते समय अंतर्निहित संभावित दंड की प्रवृत्ति की तरफ ध्यान देगा। इसलिए आपका तीसरे नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। चौथा प्रश्न है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, ऑप्शन सी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यह एक शिक्षिका या एक शिक्षक का नैतिक जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है कि वह शिक्षार्थियों की या अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में उनकी विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए। इसलिए चौथे नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन बी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ऑप्शन सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह बाल विकास का सिद्धांत नहीं होगा। इसलिए आपका 5 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ऑप्शन बी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, ऑप्शन सी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, ऑप्शन डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कि आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका आपका आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। इसलिए आपका छठवें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
सृजनात्मक से संबंधित है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी सामवेदी चिंतन, ऑप्शन सी अहमवादी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृजनात्मक से संबंधित आपका अपसारी चिंतन होता है, अर्थात अपसारी चिंतन जो है ये आपका सृजनात्मकता से संबंधित होता है, इसलिए आपका 7 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अपसारी चिंतन राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन ए बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए, ऑप्शन बी बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशु पर प्रयोग किए जाएं, ऑप्शन सी बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही जो कथन है यह आपका वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के विचार में बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर पर जो प्रश्न है बच्चे डैश डैश डैश, ऑप्शन ए चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ऑप्शन बी खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, ऑप्शन सी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, ऑप्शन डी जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के दुनिया को संसार को खोजने के लिए अपने ही अनुसार अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, इसलिए 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ऑप्शन बी बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, ऑप्शन सी बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे, ऑप्शन डी असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी बच्चा अगर किसी भी काम को सबसे पहले करना प्रारंभ करता है तो जरूर वो उसमें कुछ गलतियां करेगा, तभी जाकर उस चीज़ को सीखेगा। तो गलतियां जो होती हैं वो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती है, एक हिस्सा होती है, इसलिए 10 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? ऑप्शन ए वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है, ऑप्शन बी उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, ऑप्शन सी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे, ऑप्शन डी कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनके पालन न करे उन्हें दंड दे। तो दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें, क्योंकि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही आपका अध्यापक की एक नैतिक जिम्मेदारी होगी, इसलिए आपका 11 नंबर के प्रश्न ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है सूर्य से सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ डैश 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 में भिन्नता के साथ पढ़ना चाहता है, यह उनके डैश 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 के कारण है। अब दोस्तों इन दो जगहों पे खाली स्थानों में आपको भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए है अभिक्षमता, ऑप्शन बी अधिगम शैली, ऑप्शन सी परावर्तकता स्तर, ऑप्शन डी मूल्यों। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी अधिगम शैली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण होगा, इसलिए आपका अधिगम शैली में विभिन्नता बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हर बच्चे का जो
अधिगम शैली है वो अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा एकांत में पढ़ना चाहता है तो उसको जल्दी याद होगा, जबकि कुछ बच्चे अगर किसी ग्रुप डिस्कशन में एक साथ 10 बच्चों के साथ पढ़ता है तो उसको जल्दी याद होता है। तो हर बच्चे का अधिगम शैली का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए आपका 12 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर बी अधिगम शैली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऑप्शन बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में जो सबसे उपयुक्त कथन होगा वो आपका ऑप्शन बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। ऑप्शन सी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। ऑप्शन डी, हमारे आसपास का वातावरण। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं का मतलब होता है, इसलिए आपका 14 नंबर के प्रश्न ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन होगा। ऑप्शन ए, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। ऑप्शन डी, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, इसलिए आपका 15 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे जो होता है वो केवल क्लास में नहीं सीखते हैं, बच्चे हर जगह सीखते हैं, हर अपने परिवार में, अपने समाज में हर जगह बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन सी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ऑप्शन डी, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए अस्पद को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए, इसलिए आपका 17 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। ऑप्शन ए, कंप्यूटर। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता। ऑप्शन सी, राजनीतिक दल। ऑप्शन डी, परिवार। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी, परिवार, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाजीकरण का एक प्रमुख कारक आपका परिवार होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में अपने परिवार में ही समाजीकरण को सीखता है, यानी कि अपने आसपास, अपने पड़ोस के लोगों के माध्यम से सीखता है कि वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ के लोगों की रहन सहन, बोलचाल की भाषा कैसी है, लोगों से मेल मिलाप कैसा है, तो उसी के द्वारा वो परिवार से ही समाजीकरण को सीखता है। यह आपका समाजीकरण का प्रमुख कारक होगा परिवार, इसलिए 18 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी, परिवार, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि। ऑप्शन ए, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन डी, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति तब होगा जब सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे के साथ सीखेंगे और परस्पर सहायता भी करेंगे। इसलिए 19 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन सी गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन डी पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह आपका पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया की बीमारी से ग्रसित बच्चा होगा। इसलिए 20 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 1 वर्ष तक। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक का जो अवस्था होता है, उम्र होता है, आयु होती है, वह शैशव काल की अवधि कही जाती है। इसलिए आपका 21 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर पर जो प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश 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 किस अवस्था में है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी संवेदी गतिक, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक। दोस्तों पियाजे के जो चारों अवस्थाएं हैं उन चारों अवस्थाओं में आपका 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होगा वह आपका पूर्व संक्रियात्मक स्तर में होगा। इसलिए आपका 22 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, विकास डैश 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 से डैश 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 की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए जटिल कठिन, ऑप्शन बी विशिष्ट सामान्य, ऑप्शन सी साधारण आसान, ऑप्शन डी सामान्य विशिष्ट। दोस्तों ये आपका CTET 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, 2017 में, और यूपी टेट में 2018 में, चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सामान्य से विशिष्ट की ओर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसलिए 23 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सामान्य से विशिष्ट की ओर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न दोस्तों, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सहयोग देना, ऑप्शन बी सहभागी अधिगम, ऑप्शन सी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी समीपस्थ विकास। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सहयोग देना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे सहयोग देना कहा जाता है। इसलिए 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सहयोग देना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश 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 कहलाती है। ऑप्शन ए आत्मसातकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी अहम केंद्रिता, ऑप्शन डी अनुकूलन। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए आत्मसातकरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातकरण कहलाती है। इसलिए आपका 25 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश 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 के बजाय डैश 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 अधिक होती है। ऑप्शन ए समाजीकृत अहम केंद्रित, ऑप्शन बी जीववादी समाजीकृत, ऑप्शन सी परिपक्व अपरिपक्व, ऑप्शन डी अहम केंद्रित समाजीकृत। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए समाजीकृत अहम केंद्रित बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है वो आपका समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए 26 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन बी प्रतिबिंबित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन सी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, ऑप्शन डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल होती है। इसलिए आपका 27 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। 28वां प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन ए शारीरिक गतिबोधक, ऑप्शन बी संगीतमय, ऑप्शन सी भाषाई, ऑप्शन डी स्थानिक। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी संगीतमय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्योंकि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि संगीत में राघव का जो बुद्धि है वो उच्च स्तरीय है, इसलिए 28 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर पर प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ऑप्शन ए लिंग जेंडर पक्षपाती, ऑप्शन बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन सही दृष्टिकोण वाला, ऑप्शन डी नीतिपरक। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए लिंग जेंडर पक्षपाती बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब एक शिक्षक यह समझने लगता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह उसके विचार को दर्शाता है कि जो शिक्षक है वह लिंग जेंडर पक्षपाती है। इसलिए 29 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, लिंग जेंडर पक्षपाती। अब दोस्तों 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश 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 के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन ए व्यवस्था बच्चे, ऑप्शन बी परिवेश परिवार, ऑप्शन सी बच्चे परिवेश, ऑप्शन डी बच्चे व्यवस्था। तो दोस्तों 30 नंबर के आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें व्यवस्था और बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए। इसलिए आपका 30 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था बच्चे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका CTET 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत बाल विकास मनोविज्ञान का 5वें क्लास का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी आप यूज करते हो उन सभी सोशल साइट पर जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी हमारे भाई बहन दोस्त CTET 2020 की तैयारी करने में लगे हुए हैं उन सभी दोस्तों तक हमारा ये वीडियो पहुँच सके और उन सभी दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।